वेलकम टू ब्रॉड इंग्लिश चैनल। आप देख रहे हैं आज ऐसा चैनल जहां स्पेशली बीफार्म वालों के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड पीओसी कंटेंट फॉर टुडेज टॉपिक। सो आप आज ये देखने वाले हैं कि पीओसी जो है ये बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है। उसके कंसेप्ट समझ में नहीं आते, किसी को उसका मैकेनिज्म नहीं समझ में आता, किसी को रिएक्शंस नहीं समझ में आती। और ये सब क्यों नहीं समझ में आता, इसका एक ही कारण है कि आपको बेसिक्स पता नहीं है। फॉर दैट रीज़न आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम दी बेसिक कंसेप्ट्स एंड धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको सिलेबस कवर करना है, कैसे हमको जो मेन बेसिक चीज़ें हैं उस पर पहले फोकस करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ किस तरह से हमारे बेसिक कंसेप्ट्स को बिल्ड करते हुए, नॉलेज को गेन करते हुए, खुशी से लर्न करते हुए, सीखते हुए जाना है। ठीक है, सो दिस इज द ओनली वीडियो यू विल फाइंड दैट वेरी गुड, वेरी सीखने जैसा, मतलब ऐसे सीखे कि एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आ गया। जो चीज़ हमारे पल्ले नहीं पड़ती थी वो अब ऐसे पल्ले पड़ेगी कि आपको लगेगा अरे वाह इतनी आसान केमिस्ट्री है। फॉर दैट रीज़न देखते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आज आपके लिए पीओसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। सो पीओसी मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। सो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो समझो कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, या कोई भी हो, लेकिन हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लेना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है, किसी अदर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन सुनते ही हम चौंक जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत टफ है। सो उसको किस तरह से आसानी से हम समझ सकते हैं, बल्कि ये है बहुत आसान। अब उसके बाद में हम इसमें देखेंगे मेन शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और उसके बाद देखेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है, ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ऑर्बिटल्स में, किस प्रिंसिपल से फील करते हैं। सुनकर आपको लगेगा ये ऐसी चीज़ है जो कभी सुनी नहीं है, सुनी भी है तो अच्छे से समझ नहीं आई, लेकिन अभी आप देखते जाइए कि कैसे ये इतना आसान है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। अगर आपको पीओसी अच्छे से समझना है, सीखना है और उसे आसानी से दूसरों तक पहुंचाना है, राइट। अगर हमें इस तरह से पढ़ना है तो इसके लिए आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम देखेंगे इसको पढ़ने का तरीका। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, लेकिन पढ़ना कैसे होता है वो आज देखेंगे। पीओसी, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि पीओसी यानी मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कैसे समझेंगे हम, फार्मास्यूटिकल, पी यानी कि फार्मास्यूटिकल, राइट, फार्मास्यूटिकल, ओ यानी कि ऑर्गेनिक, एंड सी यानी केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स मतलब क्योंकि हम इस फील्ड में अभी नए हैं, फार्मेसी से अभी अभी जुड़े हैं, इसलिए हमको समझने में टाइम लगेगा। पर बेसिक के लिए हमको क्या समझना चाहिए, फार्मास्यूटिकल को हम कैसे समझे। फार्मास्यूटिकल यानी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं। फॉर्मुलेशन बनाने का क्या मतलब है, फॉर्मुलेशन बनाने का मतलब है चाहे तुम किसी तरह का टैबलेट बना लो, किसी तरह का कैप्सूल्स बना लो, या फिर कोई ऑइंटमेंट बना लो, कोई कॉस्मेटिक्स का कुछ बना लो। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इन दिस फील्ड इज अ फॉर्मुलेशन, राइट। सो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट करना है मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। हर कोई चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, चाहे हर्बल हो, हर्ब का यूज़ कर रहे हैं, चाहे एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी हर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें जो होती है, जो भी कोई सब्सटेंस होता है, दैट वी कॉल्ड एज अ केमिकल। और केमिकल में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड होता है, हमारे पीओसी से रिलेटेड होता है। मतलब हमें हर चीज समझने के लिए स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। सो ये हो गया फार्मास्यूटिकल, राइट। फार्मास्यूटिकल के बाद आते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बाद आते हैं केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री किस तरह की हमने पढ़ी है, ऑर्गेनिक पढ़ी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। अब हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों जब रहेंगे तब जाके हमारा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, राइट। सो अगर हमें केमिस्ट्री में और आगे बढ़ना है, ये तो हमारा टॉपिक के रिलेटेड समझिए कि हाँ हमें इसमें क्या करना है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर शुरुआत करते हैं तो केमिस्ट्री बिना रिएक्शन से तो होती नहीं। केमिस्ट्री तो सारे रिएक्शन का गेम है। सो रिएक्शन बोले तो क्या, रिएक्शन बोले तो A+B gives C। नाउ व्हाट इज A+B? A+B इज द रिएक्टेंट, जो क्या करेगा, रिएक्शन किसी कंडीशन से होकर किसी प्रोडक्ट को बनाएगा। तो ये हो गया रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बाद है ये है प्रोडक्ट, राइट। सो कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री में उतना फोकस नहीं किया, बस ऐसे ही पढ़ते गए हैं। सो इस तरह के लिए मैं बता रही हूँ कि हर चीज समझ से जाएंगे। ऐसा नहीं कोई बच्चा छूट गया जिसको कुछ चीज समझ में नहीं है, हम हर चीज से होकर जाएंगे। जैसे रिएक्टेंट मतलब क्या, रिएक्टेंट बोले तो जैसे समझो फॉर सपोज हम हर रोज सब्जी खाते हैं, राइट। तो सब्जी मतलब क्या हो गया, एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, समझो सब्जी एक प्रोडक्ट है, राइट। तो ये सब्जी जो हमें मिलती है, जो हम खाने में सब्जी खाते हैं, वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये किसी रिएक्टेंट से होकर जाती है तब जाके सब्जी बनती है। सो रिएक्टेंट यानी क्या, जो सब्जी बनाने के लिए हम रॉ यूज करते हैं, जैसे चाहे वो प्याज हो, टमाटोज हो, कोई भी सब्जी का इंग्रेडिएंट ले लो, जैसे कि बैगन बना रहे तो बैगन। सो ये सब क्या हो गया, रिएक्टेंट। और जब हम उसे किसी प्रोसेस के थ्रू भेजते हैं तब जाके हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। पर हम इस तरह से पेपर में लिखेंगे क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज है हमारी केमिस्ट्री, उस तरह की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना होगा। पर इसे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल बोले तो जैसे मीथेन है, राइट। तो CH4 ले लिया हमने और उसमें हमने डाल दिया क्लोरीन। तो CH4 और CH4 में जब हम क्लोरीन डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, CH3Cl, मतलब इसका क्लोरीनेशन होता है, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, CH3Cl, राइट। और CH3Cl ये तो समझ गया, राइट। CH4 Cl2 CH3Cl मिल रहा है, ये समझ गया। इसको कोई बच्चा लर्न करेगा, कोई बच्चा सीख कर करेगा, कोई दिमाग से करेगा, कोई कंसेप्ट समझ के करेगा, या फिर कोई ऐसे ही लिख देगी, राइट। पर हमें क्या करना है कि हमें ये एग्जाम्पल हमेशा आने वाला है, हमें इसकी जगह कोई और भी एग्जाम्पल आ सकता है, कोई और रिएक्शन का टाइप हो सकता है। सो ये हुआ कैसे, CH4 में Cl2 मिला, CH3Cl मिल गया और HCl बाहर निकल गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि CH3 को Cl ही अटैच हुआ और CH2Cl नहीं बनता है, Cl2 नहीं बना, कुछ ऐसा ना बनते हुए ऐसे ही बना। सो ये किस तरह से हमको समझेगा कि अच्छा ये लेने से हमको ये मिल रहा है। सो ये एक तरह का मैकेनिज्म होता है। सो मैकेनिज्म मतलब क्या, कि मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैकेनिज्म मतलब क्या, जैसे हमने क्या लिया CH4, राइट। ये हो गया CH4, फिर उसके बाद में CH4, उसके बाद में हमारे पास है Cl2, इसको हम ऐसे आसानी से समझने के लिए Cl लिख देते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, ये निकलकर HCl बाहर निकल गया और हमारे पास क्या आया, CH3 और ये Cl अटैच होकर मिला। सो क्या होता है मैकेनिज्म, मतलब कि बॉन्ड्स टूटना और दूसरा बॉन्ड जुड़ना, मतलब इट इज मैकेनिज्म इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट। सो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, बॉन्ड्स का ब्रेक होना और दूसरे बॉन्ड्स का फॉर्म होना, एक अदर कंपाउंड बनना, दैट इज वी कॉल्ड एज मैकेनिज्म। लेकिन ये जो इसको समझने के लिए हमको पहले इस स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं CH4 की, राइट। सो CH4 है, तो सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा कि ये कार्बन जो है, इसमें ये 4 ही बॉन्ड क्यों है, इससे ना ज्यादा है, इससे ना कम है, मतलब कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड क्यों शेयर करता है। सो कार्बन हमेशा ये 4 ही इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करता है। कोई बोलेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, 4 है, इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। कोई बोलेगा इसकी वैलेंसी 4 है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कोई बोलेगा हमने बचपन से यही सीखा है कि CH4 होता है, CH4 मतलब होता है बोलो, या फिर इसकी जगह और कोई रहेगा, लेकिन ये 4 ही बॉन्ड शेयर करता है, हमने ऐसे ही देखा है क्योंकि ये ऐसा ही है। सो हमको क्या करना है, हमको पहले इसके कंसेप्ट को समझना है कि ऐसा ही क्यों है। सो ऐसा क्यों है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे,
हम इसके और डिटेल में जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में है कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखे कि बाहर जो कार्बन है उसने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था। सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देखना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पीरियोडिक टेबल को देखना होता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में दिया होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये दिया होता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में क्या दिया होता है, पीरियोडिक टेबल में क्या दिया होता है, वहाँ सीक्वेंस दी जाती है सारे एलिमेंट्स की। जैसे कि H है, He है, Li है, De, B, C, N, O, F और Ne। अब बोलोगे ये आप कहाँ से लिख रहे हो? क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल से लर्न किया है, इसलिए मैं इस तरह से लिख पा रही हूँ। तो आपको भी इस तरह से लर्न करना होगा, ताकि आपको क्या पता चलेगा, देखो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने इसका कितना एटॉमिक नंबर है। जैसे H है, इसका 1 एटॉमिक नंबर है, He है, इसका 2 एटॉमिक नंबर है, Li है, इसका 3 एटॉमिक नंबर है। इस तरह से इसकी गिनती बढ़ती जाएगी और आपको फिर पता चलेगा अच्छा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको इस तरह से पता चलेगा, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो पीरियोडिक टेबल तो आप कहीं से भी ले सकते हो, अभी तो गूगल से भी ले सकते हो। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप शॉप से खरीद कर भी उसे पढ़ सकते हो। सो ये आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक वेट लर्न करना पड़ेगा और उसको फिर यूज करते आएगा। अगर आपको ये एटॉमिक नंबर पता ही नहीं होता, अगर मैं बोलती कि कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उससे हमको पता चलेगा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम के साथ। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको एटॉमिक नंबर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पता रहेगा। इसलिए आपको ये लर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप आज ही इसको लर्न कर ले। तो ये है, हम देख रहे थे कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये 4 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करता है? क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, समझो अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, शेल्स होते हैं इसमें। इसको बोलते हैं हम मेन शेल, राइट। इनको क्या बोलते हैं, मेन शेल बोलते हैं। अब ये जो कार्बन है हमारा एटम, ये जो कार्बन है, अब ये कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे मेन शेल पर। सो अंदर के जो ऑर्बिट होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हमारे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण हम जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही इस पर नोट करेंगे। जैसे ये 2 हो गए और ये 4, 6, ठीक है। सो इस मेन शेल की कैपेसिटी जो है, सेकेंड मेन शेल की, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स ये अंदर में हम इसमें रख सकते हैं। सो ऐसा क्यों कि अंदर के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसके नेक्स्ट ऑर्बिट में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये कैसे हमको समझेगा कि इसमें 2 डालना, इसमें 8, इसमें 18, उसके आगे होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये कैसे लोग ये कैसे नोट डाउन करते हैं कि इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले के ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम क्यों माने कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके पीछे का भी एक कंसेप्ट है, वो ये है, और वो जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्वांटम नंबर में। सो ये सब चीजें क्या है, हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं, पर हम इसको एक साथ समझ कर नहीं पढ़ते। उसके कारण हमको लिंक समझ में नहीं आती, अच्छा ये कंसेप्ट ऐसा है, ये कंसेप्ट ऐसा है। सो इसलिए आप इसको देखते रहिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपको केमिस्ट्री समझने में, वो क्लियर हो। सो हम आते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा टॉपिक है जो हमको सारे जो स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, मेन शेल, सब शेल, ऑर्बिटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब क्वांटम नंबर जो होता है ये 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मैं आपके लिए ये फर्स्ट से लिख देती हूँ ताकि आपको भी ये याद रहे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसके बाद में है थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये सब क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये सब क्या है, ये सब है
क्वांटम नंबर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्वांटम नंबर है, राइट। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और सुप्रीम क्वांटम नंबर। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये पहला आता है। पहले एक बार बता देती हूँ कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बताता है हमको कि ये जो है ये है मेन शेल। ठीक है, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती हूँ ताकि ये देखो। ठीक है, तो ये फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 2 3 4। सो ये मेन शेल दिखा रहा है, ये पहला शेल, ये पहला मेन शेल हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसको KLMN इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि फर्स्ट मेन शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड में कितने रहेंगे, थर्ड में कितने रहेंगे, फोर्थ में कितने रहेंगे, ये। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि ये मेन शेल है, इसमें सब शेल कितने होते हैं, राइट। सो वो सब शेल कितने होते हैं। और उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि वो सब शेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने ये देखा होगा कि जो सब शेल जैसे S P D F ये सब शेल हो गए, अब उसमें फिर S में 1 ऑर्बिटल होता है, फिर P में जाओगे तो 3 ऑर्बिटल होता है, D में जाओगे तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो ये कैसे पता चलता है कि इसमें इतने ऑर्बिटल्स, कभी आपने सोचा होगा अच्छा P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, अच्छा ठीक है P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, D में 5 होते हैं, ऐसा मान के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्यों होते हैं इस पर हम ध्यान नहीं देते कि ये इतने ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पता चलेगा। और स्पिन क्वांटम नंबर में क्या पता चलेगा, जो ऑर्बिटल्स हम पढ़ेंगे उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो वो डिपेंड करता है ये स्पिन क्वांटम नंबर पे, राइट। सो लेट्स गो, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, तो फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये हो गया अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे कितने बार बोलेंगे, इसके जगह हम क्या करते हैं, इसको हम n से, मतलब इसको n से डिनोट किया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, इजीली हम समझ सकते हैं। तो इसको n से डिनोट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया इससे क्या पता चलने वाला है, इससे पता चलेगा कि ये मेन शेल को रिप्रेजेंट करता है। मेन शेल बोले तो ये हो गए हमारे n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और ये K L M N, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये K शेल है, ये L है, M है, N है और ये O है। तो ये मेन शेल हो गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कार्बन में देखा हमने कि उसमें फर्स्ट जो ऑर्बिट था, जो मेन शेल था ये K वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, L में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन ये कैसे हुआ, इसमें क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसमें क्यों 3 नहीं और इसमें 4 नहीं, सब में एक समान क्यों नहीं होते, सब में अलग अलग रेंज की होती, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, ऐसा है या कुछ और है, देखते हैं अपन। तो हमारे पास में ये होता है, इसके लिए फॉर्मूला है 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑर्बिट कैन अकोमोडेट इज डिपेंड अपॉन 2n² फॉर्मूला। अब 2n² फॉर्मूले में क्या होता है, ये n होता है, ये बताता है कि कौन सा शेल है। ये जो n है ये बताता है कि ये जो है ये कौन सा शेल की बात हो रही है, फर्स्ट शेल की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स, कौन से शेल की बात हो रही है। तो जैसे फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं हम, सो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलो बताओ। 2 × 1, 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं फर्स्ट शेल में। अगर हम सेकंड शेल की बात करते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो इसमें 8 हो सकते हैं, सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थर्ड शेल की बात करते हैं, थर्ड में कितने होंगे, 3 × 9 = 2 × 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में, जो कि M है। और जो फोर्थ शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 4 × 4 = 16, 2 × 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो ये फॉर्मूला अब आपको समझ लिया। अच्छा, 2n² से हम देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अभी आप आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, आपको कोई भी शेल बताए 5 × 5 = 25, 2 × 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आप अच्छे से समझ गए। अब हम आते हैं सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब आपको तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या चीज बताता है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, सब शेल क्या होते हैं, S है, P है, D है
और एफ है, ये है सबशेल, राइट। सो इसको बोला जाता है सबशेल। अब ये सबशेल कैसे बताता है ये, क्योंकि सबशेल बताएगा, लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जैसे कि हमने एन निकालने के जब जो एन था उसमें क्या किया था, हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2n² ये फॉर्मूला यूज किया था। सो उसी तरह अभी हमको ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल का यूज करते थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एन का यूज करते थे और अभी इसमें क्या कर रहे हैं, एल का यूज कर रहे हैं। एल से डिनोट किया जाता है। अब एल की वैल्यू निकालना है हमको, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना है, मतलब इसके लिए फॉर्मूला है n-1। अब ये तो सिंपल सा है। अगर हम पहले शेल की बात करें 1, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 और 4 - 1 3। सो इस तरह से वैल्यू निकलती है। तो अभी हम पुट करके निकालते हैं फटाफट से। सो ये हो गया। पहले शेल की बात करते हैं के, तो जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, जिसमें n की वैल्यू होती है। सो अगर हम बात करें, अगर n शेल की बात हो रही है 1, तो 1 में अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, l = n-1 बोले तो 1 - 1, ठीक है। और सेकेंड n = अगर 2 है तो क्या, तो 2 - 1, अगर 3 है तो 3 - 1, और अगर 4 है तो 4 - 1, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 1 - 1 0, और 2 - 1 1, और 3 - 1 2, और 4 - 1 3, ठीक है। सो ये हो गई हमारी वैल्यू, मतलब L = 0 1 2 और 3। तो जब 0 रहा मतलब एक ही अगर ये रहता है सब शेल, तो वो हो गया S। फिर उसके बाद में है 1 मतलब P, और 2 मतलब D, और 3 मतलब F। S P D F इस तरह के सबशेल रहता है। अगर 0 रहा तो आप S करके डिनोट करोगे, 1 रहा तो P सबशेल, 2 रहा तो D सबशेल, और 3 रहा तो F सबशेल। अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा बोला है कि n = आपके पास में n जो है वो 3 है, और जो l है, l जो है वो है आपके पास में समझो 1 है, तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये n = 3 मतलब मेन शेल 3 हो गया, और सबशेल 1 है मतलब क्या हुआ, सबशेल 1 है मतलब क्या है, p सबशेल है मतलब 3p। अगर इसके जगह 2 रहता तो वो क्या हो जाता 3d। अगर इसके जगह 0 रहता तो क्या होता 3s। अगर ये वैल्यू चेंज होती है, अगर ये रहता तो ये हो गया 4s। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मेन शेल है और उसकी कौन सा सबशेल की बात हो रही है, ये n और l की वैल्यू से पता चलेगा, जो कि हमने l की वैल्यू इधर रखी है, और n मतलब 1 2 3 4 KLMN मेन शेल। ये तो आपको समझ गया। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे कि अगर हम बात कर रहे k की, ठीक है, और l की, फिर m की, और उसके बाद में n की, ठीक है। k में क्या होता है, ये 1 ही और 1 ही मेन शेल होता है। इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, राइट। सो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ s होगा। इसमें क्या होगा, इसमें s और p होगा। इसमें क्या होगा, s p और d सबशेल होंगे, और इसमें क्या होंगे s p d और f सबशेल। क्यों, क्योंकि इसमें चार क्या है, 4 मेन शेल है, जो 4th मेन शेल है, जिसके अंदर क्या होता है एस पी डी एफ, ये सब शेल मिलेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे हमने एस की बात की, पी की बात की, डी की बात की, एफ की बात की, ये क्या, ये सबशेल है, सबशेल, राइट, ये सबशेल है। और उसके बाद जो है सबशेल है, और इसमें क्या है, कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे। जैसे कि इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें जो होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में जो होते हैं 5 होते हैं, और इस तरह के आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। सो एस में 1 होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे, ऑर्बिटल पता कैसे चलते, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है 2l+1। मतलब क्या, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको m से डिनोट करते हैं। सो m = 2l+1। इससे पता चलेगा कि किसमें कितने ऑर्बिटल है। सो फर्स्ट इसमें आते हैं, जैसे 2l+1 मतलब l की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, s जो है उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, जो हमने देखा था, l = 0 1 2 और 3। तो ये s के लिए होती है, p के लिए होती है, d के लिए होती है, और ये f के लिए होती है, राइट। तो हम पुट करेंगे, s के लिए ऑर्बिटल निकालना है, मतलब l की वैल्यू 0 है, +1,
तो क्या होगा 2 × 0 0 + 1 मतलब एक ऑर्बिटल होता है, राइट। एस के केस में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, राइट। सो आपको एक चीज बताना रहेगा, वो ये कि ऑर्बिटल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे समझो ये 0 + 1 + 2 फिर -1 -2, राइट। उल्टा लिख दिया फिर भी -L -1 -2 -1 0 + 1 और +2 + L, राइट। सो इस तरह से जैसे ये ऑर्बिटल्स होते हैं कि जैसे कि इसमें क्या पता चला हमें कि इसमें एक ऑर्बिटल है। एस के केस में जो है, जो एस सब शेल है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल मतलब ये एक ऑर्बिटल हुआ, 0 इज द फर्स्ट ऑर्बिटल, राइट। फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें ये पी के वर्क, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी की एल की वैल्यू क्या है 1। सो 2 × 1 + 1 मतलब क्या हुआ, 2 × 1 2 + 1 3, मतलब 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। किस केस में, पी के केस में जो होता है, पी के केस में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स मतलब क्या, 3 ऑर्बिटल्स मतलब ये हो गया -1 0 और +1, इस तरह के 3 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। अब उसके बाद में हम आते हैं, उसके बाद हम आते हैं किसके केस में भी, डी के केस में। डी के केस में एल की वैल्यू 2 है, 2 × 2 = 4 + 1 मतलब 5 ऑर्बिटल्स डी में होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर एफ की बात करें, एफ जो है वो है 3 + 1 मतलब 3 × 6 और 7। सो एफ के केस में क्या होता है, एफ के केस में क्या होता है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब बोला आपको शायद उतना समझ नहीं आया होगा, इसके लिए मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ऑर्बिटल्स असल में होते क्या है, किस ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, राइट। सो ऑर्बिटल्स की बात ये हो रही है जो एस है, राइट। इसमें एक ही ऑर्बिटल, इसको बोला जाए ऑर्बिटल। सो ये ऑर्बिटल जो होता है, इसमें एक ही क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है एस सब शेल में। अब ऑर्बिटल एक ही होता है। अब इसमें क्या था हमारे पास में, m = था 0, m क्या था, 0 था, राइट। सो ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो फर्स्ट एस जो शेल, जो मेन शेल था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 थे, राइट। कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब जो दूसरा आता है एस पी, पी में ऑर्बिटल्स है कितने, 3 देखे थे हमने, पी में ऑर्बिटल्स 3 होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसमें 6, राइट। अब डी की बात करते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स थे, डी में ऑर्बिटल्स थे 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10। अब इसका क्या काम है, हमको कहाँ काम में आ रहा है ये, जैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पहली बार सुना भी है, पर उतना दूर से हमें इसके बारे में उतना कुछ पता है नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आपको कॉन्फ़िगरेशन, आपको अगर मैं बोलूँ कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको लिखा जाता है कैसे, 1s 2s 2p 3s। सो ये 1s 2s 2p 3s ये कहाँ से हो रहा है, ये हम लिख कैसे रहे हैं, 1s उसके बाद 2s उसके बाद 2p उसके बाद 3s। सो ये भी लिखने का एक तरीका है जो कि हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसको फील कैसे कर रहे हैं हम, 1s 2s 2p इस तरह से, राइट। तो हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम पहले जो शेल है, ठीक है, सो हम देखते हैं क्या बोल रहे थे। देखिए ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, राइट। सो ये हो गया फर्स्ट 1 और इसके अंदर का सब शेल s, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। देखो जो एस है, ये जो एस है 1s
मतलब फर्स्ट मेन शेल की बात हो रही है, इसके अंदर के सब शेल की बात हो रही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने फिल कर दिया। अब हम दूसरे शेल में आ रहे हैं। दूसरे शेल में कितने, दूसरा मेन शेल है, इसमें कितने सब शेल होते हैं? 2 सब शेल होते हैं। एक है एस और एक है पी, मतलब 2 मेन शेल। सेकेंड मेन शेल जिसमें 2 सब शेल है, एक है एस फिर दूसरा है पी। तो एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं पी में, ठीक है। 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब आपको समझ गया। आप इसमें ये नहीं बोलोगे एस 2 है, एस 2 है, p6 है। ये p6 कहाँ से आ गया? ये p6 यहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे p6 लिखते हैं। लेकिन अब हम आते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, मतलब 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, इसके पास बचे कितने? सिर्फ 2। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो हम 6 डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल कितने? 2 ही है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2 2p2, राइट। अब आपको ये समझ गया। उससे बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी जाए समझने में और, राइट। सो HCl Be BC NOF Ne। चलो Na पे आते हैं। Na का एटॉमिक नंबर कितना है? सो Na का एटॉमिक नंबर है 11, राइट। सो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11। अब 11 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है? तो ये क्या करते हैं, हम इसके ऊपर लिख देते हैं Na का कॉन्फ़िगरेशन। चलो, तो ये हो गया 1s पहला शेल हो गया। पहले शेल का सब शेल हो गया s। दूसरा शेल हो गया, दूसरे शेल का डाल दिया। दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2 सब शेल होते हैं, एक होता है s और एक होता है p। उसके बाद हम तीसरे शेल पे आते हैं। तीसरा सब शेल जो है उसमें क्या होता है? उसमें तीसरा जो मेन शेल है उसमें कितने सब शेल होते हैं? 3 होते हैं। एक तो 3s हो गया, 3p हो गया और हो गया 3d। 3s 3p और उसके बाद हो गया 3d, राइट। सो इस तरह से 3 क्या होते हैं? 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p और 3d, राइट। अब उसके बाद में क्या आता है? 3d के बाद में 4th आ गया 4s 4p 4d और 4f। लेकिन आप बोलोगे, जिनको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आता होगा वो बोलोगे ये तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि 3p के बाद 3d नहीं लिखते, 4s लिखते, उसके बाद 3d लिखते हैं। इस तरह से कुछ आप बोलना शुरू करोगे। तो ये मैं आपको समझने के लिए इस तरह की सीक्वेंस बता रही हूँ, लेकिन इसका एक रूल है कि आप 3p पहले लिखोगे या 3d पहले लिखोगे, 4s पहले लिखोगे या 3d बाद में लिखोगे, 4p पहले लिखोगे कि 4s बाद में लिखोगे। तो ये भी एक कंसेप्ट है जो कि अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हम ये करते हैं। पहले आपको बेस समझ में आए कि हम इलेक्ट्रॉन इस पर कैसे रखेंगे, ये बताने के लिए मैंने ये सीक्वेंस आपको फिलहाल के लिए बताया, ताकि वो सिर्फ कंसेप्ट समझे। उसके बाद आपको वो अबव प्रिंसिपल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जो हम इधर 3d लिखते हैं एंड वो 4s पहले लिखते हैं 3d बाद में लिखते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा। अब के लिए फिलहाल ये समझो कि हमको ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल करने हैं। जैसे हमारे पास में 11 एटॉमिक नंबर है, किसका? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो हम क्या करेंगे? उसको फिल कर देंगे, क्योंकि हमको मालूम है एस सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हमने 2 डाल दिए। अब पी में कितने होते हैं? 6, ये भी डाल दिए हमने। फिर हम आते हैं एस पे। एस में कितने होते हैं? फिर से 2 होते हैं। फिर पी में कितने होते हैं? पी में होते हैं 6। अब हम गिनते हैं कि हमारे पास में 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो फिल कर लिए कि हमने 2 2 4 6 10। देन हमारे पास सिर्फ 11 है, इतने नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे 1। मतलब हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। समझ गया? मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा। और अब भी नहीं समझा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा फास्ट हो गया, डाउट है, थोड़े कंफ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन कैसे? कमेंट्स में। सो लेट्स सी अहेड, राइट। अभी इसके आगे क्या करना है हमको? अब हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी समझ में आ गया है कि क्या होता है। फिर भी आपको एक चीज मैंने अच्छे से नहीं समझाई थी, वो एक बार क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारे मेन शेल है 1 2 3 4 n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 k l m n। सो मेन शेल और सब शेल की चीजें थोड़ी अच्छे से नहीं समझी होगी मेरे ख्याल से। जैसे कि जो मेन शेल है हमारा वो है 1, राइट। ये 1 मेन शेल है और उसके बाद में
ये सेकंड मेन शेल है, ये थर्ड मेन शेल, ये फोर्थ मेन शेल है, राइट। सो फर्स्ट शेल में क्या होता है, कितना सब शेल होता है, एक सब शेल होता है, वो है एक सब शेल होता है। सेकंड मेन शेल है जिसमें मैंने आपको बताया था उसमें 2 सब शेल होते हैं, जिसको मैंने आपको ऐसे लिख कर नहीं बताया कि 2s और 2p, इस तरह के 2 सब शेल हो जाएंगे। अगर 3 की बात हुई तो 3s, 3p और 3d, इस तरह से 3 सब शेल हो जाएंगे। और 4 की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, 4s, 4p, 4d और 4f, ऐसे 4 सब शेल हो जाएंगे। बस ये लिखकर आपको दिखाया नहीं था, इसलिए मुझे लगा मैं एक बार फिर से आपको लिख कर दिखा दूं कि हाँ ये इस तरह से होता है। सो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझा होगा। अगर मैं इसकी लिंक आपको अच्छे से मिला नहीं पाई कंटिन्यू में, तो वी विल ट्राई अगेन अहेड कि अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर किए जाए। उसके बाद हम आते हैं क्या कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर में आपको जो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें आपको +12 और -12, तो ये बताता है कि एक जो है वो इस तरह का इलेक्ट्रॉन घूमेगा और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूमेगा एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट। सो ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें उतना ज्यादा सीखने जैसा नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं कि ऑर्बिटल्स के शेप। ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं जैसे कि आपको बताया मैंने कि s है सबशेल, p है सबशेल, d है, f है, इसके शेप होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में है सबसे पहले s सबशेल का ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, तो वो स्पेरिकल होता है। मतलब क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसके बाद यहाँ फ्री स्पेस रहेगी, यहाँ पे जो स्पेस रहेगी फ्री रहेगी, ये जो फ्री स्पेस है यहाँ पे बीच में, तो ये जो फ्री स्पेस है इसको क्या बोला जाता है, ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस को जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे, राइट, जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, फिर ये अलग ये हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको बोला जाता है नोड। और ये जो ऑर्बिटल शेप होता है ये होता है स्पेरिकल शेप। अब आते हैं पी सबशेल के ऊपर। तो पी सबशेल का क्या ऑर्बिटल का शेप होता है, पी सबशेल का शेप होता है 2 लोब्स का शेप होता है इसका, जैसे कि इस तरह से। और ये जो है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि ये नोडल प्लेन हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में मिलेंगे तो उस एरिया में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, और ये जो है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, उस जगह को बोला जाता है, वहां जिसे हमने स्पेरिकल शेप में नोड देखा वैसे ये नोडल प्लेन हो गया। अब उसके बाद में जो हमारे पास में जो डी सबशेल था, डी सबशेल में क्या होता है, डी सबशेल में, हाँ एक चीज तो फिर भी मैंने आपको, जैसे पी सबशेल था उसमें क्या थे, 3 ऑर्बिटल्स थे। अब 3 ऑर्बिटल्स कौन थे, px, py और pz, px, py और pz, 3 ऑर्बिटल्स थे। जैसे कि ये थे 3 ऑर्बिटल्स, सो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। सो ये हो गया हमारे 3 ऑर्बिटल्स। इनका शेप क्या होता है, 2 लोब होता है, बाइलोब 2 लोब होता है, राइट। उसके बाद में जो d है, डी सबशेल है, डी सबशेल में क्या होता है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या देखा हमने, डी सबशेल में 5 होते हैं। कैसे, एक है dxy, एक है dyz, एक है dzx और एक है d² माइनस dx² माइनस y² और एक है dz²। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स के लिए इन्होंने क्या दिए है, ऑर्बिटल्स के नाम, dxy, yz, zx, dx² माइनस y² और dz²। अब इसके क्या शेप होते हैं, सो ये है कि तीनों जो होते हैं बाद में जो है ये डबल डम्बल शेप होते हैं, ये डम्बल शेप होते हैं, और ये डम्बल शेप भी डोनट शेप होता है, और ये जो होता है ये भी, ये हो गया। तो इस तरह की शेप होते हैं ऑर्बिटल्स के, और सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर में होते हैं ऐसे, राइट। सो ये है आपके s, p, d और f, इस तरह के शेप ऑर्बिटल्स के होते हैं, राइट। और इसके आगे की जो कंसेप्ट है मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझेंगे। और ये जो ऑर्बिटल्स के ग्राउंड सेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके
दूसरे ऑर्बिटल्स में जाते हैं और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होता है, उसका शेप चेंज होता है। ये सब चीज़ें आप अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मेरे ख्याल से आपको केमिस्ट्री अभी आसानी से समझने में आसानी होगी और आपको लगेगा अरे वाह केमिस्ट्री आसान है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं और कुछ प्रैक्टिस सीरीज करके वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ये पढ़ी चीज से इसका टेस्ट कि आपको समझा नहीं समझा, आपको क्या डाउट है, ये भी क्लियर होगा। सो अगले वीडियो में मिलेंगे पीओसी के ही अगले वीडियो में नए कंसेप्ट्स के साथ और आपकी सिलेबस को कैसे कवर करना है, किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रीवियस पेपर्स होने चाहिए और वो सब चीज़ें आपको शेयर करूंगी। किस तरह की ट्रिक आपने लगानी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, आपकी एग्जाम भी अच्छी हो, आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे और आपको नॉलेज भी अच्छे से गेन कर पाओ। आप ऐसे सीखे कि आपको मजा आए। वाह, गेम खेलने में जो मजा आता है वो इसमें आए, इसे भी गेम की तरह ले क्योंकि ये भी एक तरह का गेम है या फिर एक तरह का ट्रिक है जो हमें कंसेप्ट सीखना होता है, उसको अप्लाई करना होता है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय। Please do like, share and subscribe to my channel. If you find useful, then share it. Till that, bye bye.